Good afternoon. Attend your roll call. Tanisha. Priya. Present sir 03. Bhumika. Present sir. Santosh. Aarti. Pankaj. Archana. Present sir 08. Shyam Parik. Present sir 10. Sneha. Present sir 12. Deepak. Yes sir. Anudaya. 18 present sir. Rakshita. Present sir. Muskan. Rashi. Sanjana. Renuka. Pritika. 55 present sir. Prachi Saini. Priya. Sakshi. Priya. Moni. Present sir 30. Vinay. Yes sir 31. Palak. Yes sir 31. Ashita. Yes sir. Ritesh. Janvi. Jatin. 41 present sir. Twinkle. Niti. Yogita. Sapna. Mehak. Dipesh. Yes sir 47. 48. हाँ बेटा 47. 47. Mehak. Dipesh. Present sir. Vishal. Present sir 50. Disha. Present sir 51. कौन है 51? कोमल. Yes sir. सागर. काजल. Yes sir. निधि. कृष. मनीषा. पारुल. अमन. अलीशा. दिशा. तमन्ना. अंजू. Yes sir. मोहसिन. Yes sir. अदिति सुहाग. हेमलता. राधिका. निधि. प्रीति. Present sir. विजय. Present sir 70. अमन. जतिन दैया. प्रवेश. कोमल. Present sir. और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी की अटेंडेंस? हमारी जो यूनिट चली हुई है बेटा, उस यूनिट का क्या नाम है? एल्काइल एंड द एराइल हैलाइड्स। तो एल्काइल एराइल हैलाइड वाली इस यूनिट में अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि एल्काइल एराइल हैलाइड का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड का आईपैक नेम लिखना तो हमें आना ही चाहिए। तो आईपैक नेमिंग के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैसे आप उसका नाम लिखेंगे, वो हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज को साइड में रखा और हमने एक काम स्टार्ट किया प्रिपरेशन के बारे में कि हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको कल बताया था, आपने देखा होगा कि जिस भी एल्काइल हैलाइड को आपको प्रिपेयर करना है, आपने देखा होगा हमने फ्लो चार्ट बनाया था। हमने बीच में जैसे क्लोरोइथेन की स्ट्रक्चर लिख दी थी और उसको प्रिपेयर करना था कहां से? जितने भी और रिमेनिंग कंपाउंड है, जितने भी और रिमेनिंग कंपाउंड है वहां से हमें उसको प्रिपेयर करना था, चाहे वो आपका एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, एमीन्स हो। इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप हमने वो सारी चीजें देखी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ और कंपाउंड ऐसे भी तो हो सकते हैं जहां से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो रिमेनिंग कंपाउंड कल हमारे बच गए थे जहां से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आज हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक हो गया बेटा? लेकिन एक चीज फिर ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गिव एनी 2 मेथड, 3 मेथड्स, 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोइथेन या एल्काइल हैलाइड्स, तो उस वक्त आपको क्रैम ये नहीं सोचना कि कहां से, आपको ये देखना है फ्रॉम एनीवन, एल्केन से भी, एल्कीन से भी, एल्काइन से भी, आप कहीं से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी रिएजेंट है बस आपको वो ध्यान रखना है। तो जो कल हमने यहाँ पे हमारी हेडिंग थी, हेडिंग बोलो क्या थी हमारी? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड।
प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। और हमने जो बीच में यहाँ पे लिखा था सेम उसी को हम लिख देते हैं दोबारा से, CH3 CH2, और बोलो क्या लिखा था हमने, Cl, ये लिखा था ना बेटा कल हमने। और जिन कंपाउंड को कल हमने यूज कर लिया था उसको आज हम देखेंगे नहीं, वैसे बता देते हैं। जैसे हमने एल्केन लिखा, एल्कीन लिखा, उसके बाद एल्कोहल्स लिखा, लोअर एल्काइल हैलाइड से हायर एल्काइल हैलाइड हमने बनाया, जिसको हमने कहा था, जिसे आप असेंडिंग ऑफ सीरीज कहते हैं, वो हमने किया। उसके बाद एमीन्स हमने ले लिए, नाइट्रो कंपाउंड हमने ले लिए थे, तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। तो उसी कैटेगरी में अब आगे कौन, मान लीजिए हम ले लेते हैं इथर्स। हम क्या ले लें, देखो एक ऐसा ईथर हम लेते हैं जिसके अंदर, इसके अंदर देखो 2 कार्बन की जरूरत है, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है ना आपका, तो 2 कार्बन वाला ही हमने मान लीजिए कोई ईथर लिया, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OCH2 CH3। अब इसमें हमने प्रिंसिपल चेन को सर्च आउट किया, तो देखो बीच में ब्रेक आ गया, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस चेन नहीं है कार्बन एटम की, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन आ गया। तो प्रिंसिपल चेन या तो आप राइट वाले कार्बन की लेंगे, आप लेफ्ट वाले की, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर एक साइड में सिर्फ CH3 होता तो फिर आप जो लॉन्गर कार्बन एटम वाली चेन है उसको आप प्रिंसिपल चेन कहते हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम है नहीं, तो आप इसको बोलेंगे क्या, मान लीजिए आपका ग्रुप बन गया, तो आप इसको बोलेंगे इथोक्सी इथेन, क्या बोलेंगे, इसका नाम बन गया। अब इसमें हमने किया क्या, अब ध्यान से देखना, मान लीजिए हमने इसमें डाल दिया HI। देखो कैसे डालेंगे, पहले यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखो इसके ऊपर होगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव, ऐसा ही होगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हमने लिखा H और इधर लिखा I, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें VI के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा, H के ऊपर क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव। देखो रिएक्शन क्लीवेज यहाँ से ऐसा हो जाएगा। अगर हम 1 मोल HI का डालें तो रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी, आपके पास CH3 CH2OH 1 मोल तो एल्कोहल का बन जाएगा, और 1 मोल CH3 CH2I बोलो किसका बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड 1 मोल, है ना। हमने डाला दोबारा से ये H और ये I। अगर मान लीजिए यहाँ पे I होता तो मान लीजिए हम I लिख देते हैं, चलो ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हुआ क्या, 1 मोल और डाल दिया, 1 मोल और डालने से क्या हुआ, उसी टाइप से स्लाइट नेगेटिव, और यहाँ पे बोलो क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक H और आ गया, तो ओवरऑल बोलो यहाँ से तो क्या लॉस हो गया, वाटर H2O। एक आई इधर लग गया, एक आई इधर लग गया, बोलो क्या बने, CH3 CH2I, CH3 CH2I, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बोलो हमने क्या डाला, HI, बोलो क्या डाला हमने, HI, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस आप ऐसा करेंगे। अब रेड फास्फोरस का फंक्शन क्या है वो भी हम देख पाएंगे, लेकिन एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, हमें HI को एक्सेस में नहीं लेना। अगर आपने HI को एक्सेस में ले लिया तो आपका ये जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आयोडोमिथेन बनाना चाहते हैं, ये नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, देखो ये तो आपको समझ में आ गया ना बेटा, यहां तक 2 मोल से बना, बोलो कितने मोल से, 2 मोल्स HI के डालते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में डालते हैं, इथोक्सीथेन में डालते हैं, तो 2 मोल बन जाएंगे आयोडोइथेन के। लेकिन अगर हम फर्दर डाल दें, देखो अब आगे डालते हैं, हमने ये डाला I और ये H, 1 मोल और डाला, ऐसे इधर भी हमने क्या किया, ये I और ये H 1 मोल और डाला हमने, तो क्या हुआ, I के साथ मिलके बोलो क्या बना, I2, इधर भी I के साथ मिलके क्या बना, I2, और ये H यहाँ पे जा लगा, H यहाँ पे लग गया, एल्केन्स बन गए, बोलो क्या बन गए, एल्केन। अब ये नहीं बने, लेकिन यहाँ पे जो I2 बना, बोलो कौन बना, I2। अब I2 के साथ इसलिए तो हमने कहा था HI के साथ रेड फास्फोरस जरूर डालें, वो इसलिए डालें कि जो भी I2 यहाँ पे बनेगा उस I2 के साथ फास्फोरस करेगा रिएक्ट और बन जाएगा यहाँ पे PI3, ऐसे करके। मतलब आपकी जो नहीं तो क्या होता, देखो आपका जो मैंने अभी बताया ना, अब बोलो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, अगर मैं एक्सेस में डाल दिया तो इथेन बन गया। अब जो इथेन बना ना, अगर हम रेड फास्फोरस ना डालते तो ये I2 अगेन रिएक्ट विथ इथेन, और रिएक्शन दोबारा रिवर्स हो जाती, एल्काइल हैलाइड बन जाते, बोलो क्या बन जाते, लेकिन क्या सेटअप हो जाता, इक्विलिब्रियम। क्या सेटअप होता, इक्विलिब्रियम। आपके 100% एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाती, हमें तो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाना है ना, तो हम क्या करते हैं, बोलो अगर हमें एल्केन ही बनाने होते तो हम क्या करते हैं, हम रेड फास्फोरस डालते हैं यहाँ पे। रेड फास्फोरस जो भी I2 बनता उस I2 के साथ रिएक्ट करके PI3 बनता, PI3 इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं, और हमारे एल्केन बन गए। इस टाइप से हमारी रिएक्शन चल जाती। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस का फंक्शन है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा इतना यहाँ तक।
लेकिन क्योंकि हमें बनाना बोलो क्या था, एल्काइल हैलाइड्स, तो इसीलिए हम ये जो नेक्स्ट हमने 2 के बाद जो थर्ड डाला, ये फोर्थ हमने मोल डाला है चाय का, वो हम नहीं डालेंगे। हमें अपनी रिएक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ यहीं तक, ताकि हमारे एल्काइल हैलाइड बन जाए। तो ये क्या नाम है, इथर से हमने क्या बना दिया, एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं इसके बाद, मान लीजिए हम ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, या पहले चलो एल्डिहाइड कीटोन्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एल्डिहाइड ले लिया, तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया, देखो CH3CHO, नाम क्या है बोलो इसका, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच, तो इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है ये यहाँ पे, तो अल यूज करेंगे Al, तो नाम हो गया इथेनल। एन का एन का ई हट जाएगा, क्योंकि अल का ए वोवल है, तो इस टाइप से इसका नाम बन गया इथेनल। तो जो इथेनल बना, अब इसको इस यहां तक बोलो कैसे प्रिपेयर करें। कल आप पहले ही सीख चुके हैं कि आप पहले इसकी पार्शियल रिडक्शन करें, मींस वन बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ पे, आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, LiAlH4 आपने ऐसे डाला, और डालने के बाद पार्शियल रिडक्शन हुई, एडिशन ऑफ H होगा, एक बॉन्ड का ही क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड का देखो जब क्लीवेज हुआ सी और ऑक्सीजन के बीच का, देखो एक बॉन्ड तो अभी भी बच गया। अब एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिडक्शन हुई, हम इसका मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। तो देखो जो रिमेनिंग वैलेंसी है कार्बन की या ऑक्सीजन की, वो हमने H से कंप्लीट की है, बिकॉज प्रोसेस हियर इज द रिडक्शन। रिएक्शन कौन सी थी, रिडक्शन। तो हमने क्या देखा, इथेनॉल बन गया, CH3CH2OH बन गया ना, जो आपको बनाना हुआ दिखाई दिया। अब मैं इसको थोड़ा इकट्ठा लिख देता हूँ, देखो ऐसे करके जो बन गया, आपको समझ में तो आ ही गया हमने ये कैसे बनाया। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इथेनॉल बन गया ना। अब इसको यहां तक कैसे पहुंचाएं, या मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक्स लिख देते हैं, मान लीजिए हम एक्स लिख दें, यहाँ पे भी हम एक्स लिख दें, यहाँ पे भी हम एक्स लिख दें, है ना Cl लिखते हैं, Cl चाहे तो Cl लिख दें। तो अब ये एक्स लाना है तो हम क्या करें, तो फिर हमने बताया ही तो था आपको कि आपके पास काफी रिएजेंट है जिससे आप ये काम पूरा कर सकते हैं। OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट करनी है, X ग्रुप लगाना है, तो आप PCl5 डाल दो मींस PX5, PCl3 डाल दो मतलब PX3, या HX डाल दो मींस HCl ऑब्लिक में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या डार्जन रिएक्शन हम कर रहे थे, वो स्पेशली डार्जन रिएक्शन के दौरान हमें यहाँ पे X को Cl ही लेना पड़ता है, क्योंकि हम थाइनाइल क्लोराइड लेते थे। क्या लेते थे, थाइनाइल क्लोराइड। आगे बेटा बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये सीख रहे हैं कि OH को हटा के X कैसे लगाया जाए, OH को हटा के। क्लियर हो गया यहाँ तक भी। तो आपने देखा कि इथर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए हम कीटोन ले नहीं रहे, क्योंकि कीटोन में तो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, ज्यादा कार्बन होंगे, तो सबसे पहला काम हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करवाने का, मतलब एक कार्बन कार्बन का क्लीवेज करवाना पड़ेगा फिर हमें वहां पे। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, मान लीजिए देखो मैंने ले लिया यहाँ पे कोई कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ले लिया ना, देखो हमने एसीटोन। फिर हमने इसमें एक रूल चलाया, हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हमने देखो इसमें डाल दिया। तो लोग क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया ना इसमें। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के क्लीवेज को यहाँ पे क्लीवेज कर देगा, एक बॉन्ड को तोड़ देगा, या तो राइट से या लेफ्ट से, किसी भी एक साइड से ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक किया तो देखो हुआ क्या, ध्यान से देखना, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो, इतना ही बच गया, ये पोर्शन तो आपका उड़ गया, हट गया यहां से। अब ये अकेला C रह गया, अकेले C का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आप सभी जानते हैं। देखो अकेला C लिखा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O आएगा, देखो ये O आ गया, O आ गया तो क्या हुआ, कार्बन तो अपने वैलेंसी कंप्लीट करेगा ना, और ऑक्सीडेशन चल रही है तो O की हेल्प से करेगा, तो इसलिए O आ गया, तो बोलो क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। एक O और आ गया तो बोलो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। बोलो क्या निकल गई, CO2। अब हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे, बोलो कौन बच गया, H। HO के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, तो प्लस साइड प्रोडक्ट और क्या बन गया, वाटर। अब मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो बच गया, इस कार्बन की वैलेंसी तो 3 है, ये तो अपनी 4 वैलेंसी पूरी करना चाहेगा। वैलेंसी जो 4th है कैसे पूरी करे, वो करेगा उस एलिमेंट की हेल्प से जो प्रोसेस हमने चला रखी है, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस O की हेल्प से, एक O आ गया, लेकिन कार्बन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के तो बॉन्ड पूरे हुए नहीं। अब रिमेनिंग वैलेंसी कैसे पूरी, ऑक्सीजन की, फ्रॉम द मिडिल H ले लेगा, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बोलो क्या बन गया,
आगे ना बात समझ में? तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरीके से जब हम एसीटोन जो हमने एल्डिहाइड के बाद जो कीटोन्स लिए, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ा लाइक नाइट्रिक एसिड, और फिर हमारा प्रोडक्ट कैसे बना आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखा होगा, एक एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे लिखा। तो बेटा हमने क्या बताया कि आपके जो ये प्रोडक्ट बने कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हमें आगे क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, यहां तक हमें इस चीज को पहुंचाना है, यहां तक इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने के लिए फिर क्या करें बताओ। हम देखो पहले मैं आपको एक रिएक्शन और लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं इसमें भी दो कार्बन और इसमें भी दो कार्बन है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होता जिसमें ज्यादा कार्बन होते, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, देखो इधर CH3, ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। ये है 1 2 3 प्रो और सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, तो नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो प्रोपेनोइक एसिड हमने लिया इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, सबसे पहला एम यहाँ पे ये हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को कम कर देते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को कम कैसे करें, वो तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको रिमूव किया जा सकता है। मीन्स जैसे आपने एल्केन वाले चैप्टर में पिछले सेमेस्टर में आपको पढ़ाया तो हमने बताया था कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवा दें, और ताकि इनकी मिक्सिंग अप अच्छे से हो जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड आप डाल दें। तो इनके बीच जो रिएक्शन हमने की तो क्या हुआ है यहाँ पे, अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो आपने देखो कुछ ऐसा सी, COO नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव होगा तो OH नेगेटिव, सीखा था ना बेटा ऐसा। तो उसके बाद हमारे पास देखो ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और वो लोग क्या Na पॉजिटिव हो गया था ना ऐसा। दोबारा से NaOH आपने डाल दिया इसके अंदर, दोबारा से NaOH आपने डाल दिया, देखो दोबारा से जब आपने वही NaOH ओब्लिक में CO डाला तो उसके बाद जब फर्दर रिएक्शन हुई तो देखो क्या निकला, Na2 और CO3, देखो ऐसे निकल गया, H बच गया, H वहां पे लग गया, मतलब एल्केन्स बन गए। वो लोग क्या बन गए थे, एल्केन्स। Na2CO3 विल बी द साइड प्रोडक्ट। अब इसको यहां तक कैसे पहुंचाएं, बड़ी सिंपल बात जो आपने सीखी थी वो लोग क्या थी, हेलोजिनेशन, मतलब X2 किया इन प्रेजेंस ऑफ वो लोग क्या, लाइट। क्लियर हो गई बात इतनी तो। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता कितने कार्बन वाला, ज्यादा कार्बन, एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा मतलब 3 होते तो क्या करते, तो हम ऐसा रूट अपना लेते। अब तो 2 ही हैं। मैंने ये चीज पहले आपको इसलिए बताई कि जब मैं आपसे ये पूछूं कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर CH ग्रुप है ना हम ये रिएजेंट डाल देते हैं, ये डालेंगे तो हमारे पास फिर मीथेन बन जाएगा। जैसे 3 कार्बन में से 1 कार्बन कम हुआ तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड मतलब इथेन हमें मिल गया। अगर अब इसके अंदर वही चीज डाल दें जो इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। इसमें अगर आप यही रिएजेंट डाल देंगे NaH ओब्लिक में CaO और हीट कर देंगे तो क्या होगा, 1 कार्बन का मतलब मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीथेन। फिर कोई बच्चा कहेगा सर मीथेन बन गया तो फिर क्या मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता, तो मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल पहुंच सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैं सारी चीज इसलिए करके दिखा रहा हूं कि एग्जाम में कुछ लिख दिया तो घबराए ना, कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी इधर उधर नजर रखते हैं, तो इसलिए पेपर में सिर्फ अपनी कॉपी में आपको नजर रखनी है क्योंकि दूसरा बच्चा आपको पजल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ऐसे कर रखा था, आपने सोचा हम ऐसे कर लें, तो आपने NaH ओब्लिक में मान लीजिए भूले भटके CO लिख दिया, ऐसा लिख दिया तो आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, मीथेन बन गया। मीथेन बन गया तो रूट भले ही लंबा हो जाए आपका, तो आप दोबारा से बोलो क्या करेंगे, आप इसमें वही डाल देंगे Cl2 ओब्लिक में लाइक, और क्या बन जाएगा बोला आपका CH3Cl बन गया। CH3Cl बन गया तो आपने इसमें वुड्स रिएक्शन कर दी, मतलब इसके कितने मोल्स डाले आपने, 2 मोल यूज होंगे, और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या, ड्राइथर की प्रेजेंस में आपके NaCl निकला, CH3 कंबाइन हुए, आपका ये बन गया, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए। कहने का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जो अपने दिमाग से काम करता है, वो उस क्वेश्चन को करके ही छोड़ता है। अब आपके नंबर थोड़ी ना कटेंगे, नंबर तो आपको फिर मिल जाएंगे। नंबर सिर्फ तभी कटते हैं अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कन्वर्ट दिस इनटू दिस बाय द शॉर्टेस्ट रूट, बाय द बोलो कौन से रूट, शॉर्टेस्ट, जो छोटे से छोटा रूट अपनाओ और उसके थ्रू उसको बना के दिखाओ। वैसा तो पूछेंगे नहीं आपसे। तो भी जो भी आप कुछ कर रहे होंगे रिएजेंट प्रॉपर होने चाहिए, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। मान लीजिए अब हम यहां से यहां पे पहुंचना चाहते हैं तो हम क्या करें, हमें यहां से यहां पे पहुंचाना है, देखो यहां से यहां पे आ जाएंगे हम डायरेक्ट।
अभी तो हमने सीखा था, हमने HI रेड फास्फोरस डाला था, तो HI रेड फास्फोरस अगर हम डाल देंगे तो ये ग्रुप हट जाएगा और बोलो सीधे क्या बन जाएंगे हमारे पास, एल्केन। रिडक्शन कर देंगे हम इसकी, बोलो क्या कर देंगे, रिडक्शन का मतलब O हटाओ, देखो O हट गया, O हट गया, H लग गए उसकी जगह, क्या आ गए बोलो H। एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन कर दी तो एल्केन बन गए, बोलो ये इथेन बन गया। और आगे की स्टेप आप जानते ही हैं, आपने सिंपल हेलोजिनेशन कर दी, एल्काइल हैलाइड आपके पास आ गए। आगे ना बेटा बात समझ में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट होते हैं, तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं घबराना होता, रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में भी, कन्वर्जन में भी, जो आप सोच रहे होते हो, आप पढ़ के जाते हो, आपकी सोच को आप ठीक माने, आपका रास्ता भी ठीक, देखो इस बच्चे का रास्ता भी ठीक, इस बच्चे ने किया वो भी ठीक है ना, दोनों का ठीक है, बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं है, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं, इसलिए बिल्कुल भी इधर उधर आपको चीटिंग नहीं करनी है, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। तो इसके बाद देखो अब हमारे कौन सा फंक्शन ग्रुप आएगा, बोलो इस एमीन्स आ गए थे ना कल, हमारे एमीन्स भी हमने कर लिए थे, एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में हमने देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया। अब आपके दिमाग में देखो एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर मान लीजिए अब जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, बोलो कौन होते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, कोई भी क्यों ना हो, मान लो एसिडमाइड है, CH3C डबल बॉन्ड NH2, देखो ये एसिडमाइड है। आपके एस्टर्स हैं, CH3C डबल बॉन्ड OR है, ठीक है ना। आपके एसिड हैलाइड है, CH3C डबल बॉन्ड मान लीजिए X है। आपके एसिड एनहाइड्राइड है, CH3C डबल बॉन्ड, दो कार्बोनिल ग्रुप हमने इसमें लगा दिए, देखा इसे एक ऑक्सीजन के साथ। ये मींस कोई भी एसिड एनहाइड्राइड, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, आप सिंपली क्या करें बोलो, हाइड्रोलिसिस, क्या कर देंगे इसकी, हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि हमने 2 कार्बन कंपाउंड लिया है। मान लीजिए, ताकि हमने इधर 3 कार्बन कंपाउंड ले रखा था, 3 कार्बन होता तो क्या होता, हम लिख देते हैं इसको 3 कार्बन, देखो हर एक के अंदर मैं CH3 हटा देता हूँ, CH3 हर एक के अंदर मैंने हटा दिया, और वो लोग क्या लगा दिया उसी टाइप से CH2 CH3, मतलब C2H5 में इकट्ठा करके लिख देता हूँ। हर केस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे C2H5 लिख दिया, ठीक हो गया बेटा। तो C2H5 लिखा, तो बोलो कैसे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसमें एक कार्बन ज्यादा है, उस प्रोडक्ट से जिसे हम बनाना चाहते हैं। तो क्या करो, सिंपल हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने कर दी, H2O लीजिए, बोलो क्या H2O हाइड्रोलिसिस कर दी ना। देखो क्या हुआ हाइड्रोलिसिस करने से, अगर हम पहले कंपाउंड को एक एग्जाम्पल, हाँ तो बेटा क्या हुआ कि जब हम इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव की तरफ वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव, OH नेगेटिव आ गया ना। तो बोलो क्या साइड प्रोडक्ट निकला, अमोनिया, अमोनिया, और CO के साथ क्या लग गया, OH बन गया ना, यही प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली हर केस के अंदर साइड प्रोडक्ट बदल जाएगा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, NH2 के साथ H आया था ना, यहाँ पे RO के साथ H, तो RH एल्कोहल विल बी द साइड प्रोडक्ट, यहाँ पे HX विल बी द साइड प्रोडक्ट, एंड सो ऑन, हर एक के केस में आपके निकल जाएंगे, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और इसकी फर्दर स्टेप आपको दिखी रही है यहाँ पे, जो हम पहले आपको सिखा चुके हैं, क्लियर हो गया। तो एसिड डेरिवेटिव अगर जितने नंबर ऑफ कार्बोनेट वाला प्रोडक्ट बनाना है उससे एक ज्यादा वाला हो, तो देखो ये लिख दिए, सेम वाला रखना है तो हम इधर लिख सकते हैं एसिड डेरिवेटिव सेम कार्बन वाले लिख देंगे, और उसके बाद हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और आगे हमारी स्टेप इधर आ जाएंगे, क्लियर हो गया बेटा। तो इस टाइप से आपको ये काम करने आने चाहिए, सारे के सारे ये कन्वर्जन, आपकी जो प्रिपरेशन वाली स्टेप थी इसके अंदर आपके सारे कन्वर्जन भी आपको दिख गए। अब कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को, तो वो मेरे से पूछ सकता है, करने बेटा इसको साफ, ठीक है। अब देखो हमने एल्काइल हैलाइड्स को तो देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे एल्काइल के बाद एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करके देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स का मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम कौन सा ग्रुप लगा दें, बोलो कोई हेलोजन लगा दें, जैसे Cl हमने लगा दिया, तो इसको हम कैसे करें प्रिपेयर, या कोई और एल्काइल एराइल हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर करें, तो ये अब हमें बनाने हैं।
तो देखो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आपने जब जो चैप्टर पढ़ा था बेंजीन वाला चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया तो उसके दौरान आपने देखा था कि जो बेंजीन रिएक्शन दिखाता है वो बोलो कौन सी रिएक्शन दिखाता है? मेन 5 रिएक्शन दिखाता है। 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई दूसरी भी हो सकती, लेकिन मेन 5 जो थी आपके सिलेबस में वो कौन कौन सी थी? जो भी थी वो 5 रिएक्शन उनमें से एक वही थी जिसके दौरान आप बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन एटम को लगा सकते हैं। तो कौन सी थी वो रिएक्शन? उस रिएक्शन का नाम था हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी थी वो? तो आपने क्या किया देखो, ये आपने बेंजीन रिंग लिया यहाँ पे और इसके अंदर आपने हेलोजन लिया देखो Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या किया था? हेलोजन कैरियर आपने लिया था AlCl3 एनहाइड्रस आपने डाला यहाँ पे और फिर आपका ये प्रोडक्ट बन जाता था। इसका मैकेनिज्म भी था आपके पिछले सेमेस्टर के अंदर आपने देखा था। तो ये रिएक्शन बोलो कैसी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने ध्यान दिया होगा ना, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमेशा ही जब किसी भी जैसे ये आपका रिएक्टेंट हो गया बेंजीन, इसके ऊपर अटैक करेगा कौन? या तो पॉजिटिव पार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मैंने लिखा था ना, आपने ध्यान दिया होगा उस दिन। मान लीजिए मैं HCl लिख रहा हूं तो एक H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। हम वाटर लिखते हैं तो H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है एंड सो ऑन इस टाइप से मान लीजिए। तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है किसी कंपाउंड में, कोई नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। डालेंगे ये पूरा ही कंपाउंड, लेकिन इन दोनों में से अटैक करेगा कौन पहली स्टेप के अंदर? या वो इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट नहीं होता, वो जनरेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इन दोनों में से इन दोनों के अंदर से जो यहाँ पे करेगा अटैक वो होगा कौन? इन दोनों के बीच पहले चलती है रिएक्शन। कैसे चली थी आपने देखा होगा, देखो कुछ ऐसे कि ये Cl है, ये Cl के बीच सिंगल बॉन्ड है। हमने ये AlCl3 लिखा जिसमें आपने सीख रखा है कि जो AlCl3 होता है वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम तो ग्रुप 13 के आखिर में 3 होता है। वैलेंस शेल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उससे हुआ क्या? ये Cl और ये Cl मैंने लिखा और एल्यूमिनियम के पास होता है एक वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या होता है वैकेंट? तो डेफिनेशन क्या थी लुईस साइंटिस्ट के अनुसार एसिड की? लुईस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। देखो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। लुईस एसिड के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। तो मींस व्हिच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो तभी करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले पाएगा वो। तो आपने देखा ग्रुप नंबर 13 के जो हैलाइड होते हैं, ग्रुप नंबर 13 में कौन आ गया? जैसे अगर हम देखें तो और बताओ कौन कौन होता है, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको बताऊं। इसके अंदर बोरोन हो गया। बोरोन की अगर आप लोकेशन देखें ताकि आप समझ पाए इस बात को, 1s2 2s2 देखो जैसे 2p1 हो गया था ना। तो इसमें अगर आपने देखा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। देखो 2 में D नहीं होता, 2 में D नहीं होता। पहली शेल में सिर्फ S होता है, सेकंड शेल में 2 सब शेल होती है S और P, तीसरी शेल में 3 सब शेल होती है SPDS, आपने सीखा था। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आगे क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल था, P में 1 इलेक्ट्रॉन, आगे जगह खाली थी, S का 1 इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया P में ड्यू टू द लेस एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड द 2p। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन बोरोन में कितने हुए? 3। और एक ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये वैकेंट ऑर्बिटल बच गया। आप ध्यान से देखें, जो एल्यूमिनियम है इसी के नीचे ही तो है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है, जिसका वैलेंस शेल का एक नंबर बढ़ा दो, डैश डैश डैश, शुरू की चीजें तो कॉमन रहेंगी 1s2 2s2 2p6। वैलेंस शेल में यही चीज आपको दिखाई देगी 3s2 3p1। इसी बेसिस के ऊपर तो पीरियोडिक टेबल बनी थी, इसी बेसिस के ऊपर तो ये देखा गया था वो सारे एलिमेंट जिनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी हो उनको एक ग्रुप में रख दो, तभी तो हमारे ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक हमारे 18 ग्रुप बन गए थे। तो उसी बेसिस के ऊपर ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है उस ग्रुप में जो आप देखते हैं उनकी वैलेंस शेल के अंदर ऐसा ही दिखाई देगा, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी NS2 NP1, n की वैल्यू 2s2 2p1 3s2 3p1। नेक्स्ट बोरोन एल्यूमिनियम के बाद जो गैलियम आएगा, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, एक एक नंबर बढ़ाते चले जाओ वैलेंस शेल का, 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन उनकी क्या रहती है? बिल्कुल सेम। क्लियर हो गया बेटा इतना? तो जब बोरोन जैसी ही एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर वाला डायग्राम सेम रहेगा जो मैंने दिखाया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो 3 बॉन्ड देखो एल्यूमिनियम का, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड अनपेड इलेक्ट्रॉन, थर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड तो बन गए। क्लोरीन के साथ क्लोरीन भी अपना एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये रहा वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से अब ये क्या करेगा, जो Cl2 था, इस Cl2 में एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन भी
दूसरे वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी लेके और यहाँ पे इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हवा में नहीं है, ये ऑर्बिटल्स के अंदर है। तो ये Cl का देखो एक ऑर्बिटल था, देखो मैं इसको थोड़ा और ओपन फॉर्म में आपको दिखाऊं। ये Cl है, मान लीजिए Cl है, ये इसका ऑर्बिटल मान लीजिए मैंने शो कर दिया, इसका ऑर्बिटल दिखा दिया। ये दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों, एक Cl इसका था, एक इसका था। जो मैंने बीच में देखो एक लाइन खींची थी, ऐसे बॉन्ड बनाया था। ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके इधर आ जाता है और इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। ये Cl अपने इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एल्यूमिनियम के इस ऑर्बिटल के साथ करेगा। ये अब कहलाएगा, बोलो क्या, डोनर। ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। और जिसकी वजह से साइड में ये जो Cl जिसका ऑर्बिटल खाली रह गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस Cl के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पीसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इस तरीके से जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, कई बार डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल, जो रिएजेंट आप डाले वहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। कई बार वो इलेक्ट्रोफाइल दो रिएजेंटों के बीच रिएक्शन के बाद जनरेट होता है, तो इसलिए हेडिंग बन जाती थी वहां पे, आपने देखा होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, Cl पॉजिटिव बना, हेलोनियम आयन बना। तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता था वो Cl पॉजिटिव बनता था, जो क्लोरोनियम आयन जिसे आप बोलते हैं। अब ये अटैक करता था इस बेंजीन रिंग के ऊपर। डबल बॉन्ड है इसमें, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता हक्कल रूल के अनुसार, क्योंकि आपने देखा था, क्या देखा था आपने, कि एक रूल होता था ना, 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी हो, दोनों बातें हो, साइक्लिक कंजुगेशन, ये दोनों बातें इसमें दिख रही है। इनकी वैल्यू 1 पुट करें तो 4 + 2 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और डबल सिंगल रिंग के अंदर है तो साइक्लिक कंजुगेशन है, इसलिए स्टेबल है, हक्कल रूल के अनुसार स्टेबल है, एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी की यही कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम एडिशन रिएक्शन कर दें, तो आपने सीखा था एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, देखो ऐसा होता है, आपने पीछे सीखा था पिछले सेमेस्टर में। मान लीजिए डबल बॉन्ड है, आप इसमें Cl2 ऐड करते हैं तो क्या होगा, आपके जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये बॉन्ड टूट के इधर गिर गया, ये इधर हो गया। कार्बन कार्बन वैलेंसी तो 4 ही रखेगा ना, तो एक बॉन्ड जो टूट के इधर है, यहाँ पे कौन ऐड है, जो Cl2 है, एक Cl इधर आ गया, एक इधर आ गया। कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन के दौरान डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। मान लीजिए बेंजीन में किसी भी एक डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते किसी को, तो अब साइक्लिक कंजुगेशन नहीं रहती, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता, बेंजीन रिंग अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, वो अपने आप अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना चाहेगा, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहेगा, तो इसीलिए एडिशन रिएक्शन ये नहीं दिखाएगा। तो होगा क्या, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी लगे हुए हैं हर कार्बन के ऊपर H, अगर ये H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए तो H पॉजिटिव बन जाएगा, जो बाहर से आएगा Cl पॉजिटिव, तो Cl पॉजिटिव H को हटाएगा, खुद वहां पे जाके बैठेगा। क्यों, बिकॉज Cl पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल देन द H पॉजिटिव। एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ही वीकर को रिप्लेस कर सकता है। तो ओवरऑल इसकी रिप्लेसमेंट होगी कैसी, वो एक अलग मैकेनिज्म है जो आपको पिछले सेमेस्टर में बताया जा चुका है। आगे बेटा बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या था कि जब आप क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो बेंजीन से जब बनाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ देखो, अब इन चीजों को मैं साफ कर देता हूं यहां से। इसके साथ के साथ दूसरी चीज जो अब हमें ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि देखो हम बना तो रहे हैं एराइल हैलाइड्स, हेलोजन भी तो लगाने हैं। बाई चांस आप ऐसा मत कर देना, देखो ये भी हटाओ, आप ऐसा मत कर देना कि सर हमने तो ऐसा किया कि Cl2 में हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अब क्या होगा, अब जितने भी जो डबल बॉन्ड है वो आपके क्लीवेज हो जाएगी, हर जगह हर जगह हर जगह हर कार्बन के ऊपर बोलो क्या लग जाएगा, आपका Cl जाके लग जाता है। यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऐसी रिएक्शन होती है। बेंजीन के ऊपर हर जगह H तो है ही, जो H है वो तो है, ये नहीं है कि वो नहीं है, वो तो वहीं पे है। लेकिन आपकी क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन होनी होती है, बोलो क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई, आपका बेंजीन के अंदर 6 Cl लग गए, 6 हेक्साक्लोराइड हो गया। तो नाम उसी बेसिस के ऊपर इसका रख दिया गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आपका बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में आ गया। तो यानी इन दोनों में ये बातें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब हम करेंगे कंपैरिजन डिफरेंट हेलोजन्स को लेके। ये तो हमने कंपैरिजन किया कि Cl2 लें तो कैसे लें, Cl2 के साथ आपको AlCl3 ही लिखना है, एनहाइड्रस वो भी। अगर आपने एनहाइड्रस नहीं लिखा तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो Al है उसके जो 3 Cl यहाँ पे लगे हुए हैं, और जब आप इसमें अगर वाटर डाल देंगे, मतलब एनहाइड्रस नहीं लेने का मतलब मॉइस्टनेस है,
मॉइस्टनेस है तो क्या होगा, ये Cl यहां से हट जाएंगे और 3 OH लग जाएंगे, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर, और आ गया OH, आ गया OH, आ गया OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। तो इसीलिए आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, आपको जरूरत किस चीज की, AlCl3 की। तो AlCl3 मेंटेन AlCl3 की फॉर्म में कब रहेगा, जब वो एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर होगा। इसलिए आप यहाँ पे हमेशा ही ब्रैकेट में लिखते हैं एनहाइड्रस। क्या लिखते हैं आप हमेशा, ऐसे FeCl3 लें तो भी आप एनहाइड्रस लिखे, नहीं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे FeCl3 भी तो ले लेते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप AlCl3 ही लें, आप FeCl3 भी एज ए लुईस एसिड ले सकते हैं। यहाँ पे ये लुईस एसिड है। क्लियर हो गई ना बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो अगला पॉइंट लेते हैं। ये जो रिएक्शन हमने अभी देखी, जो हेलोजिनेशन हमने की, ये क्लोरीन के केस में आराम से हो जाती है, ब्रोमीन के केस में आराम से हो जाती है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन इसमें आप चाहते हैं कि आयोडोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, आयोडोबेंजीन, तो क्या हो, आयोडोबेंजीन बनाना हो तो जब आप आयोडीन डाल देते हैं, क्योंकि उसके केस में रिएक्शन स्लो होती है, ये कम रिएक्टिव होता है। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है। अगर आप फ्लोरीन ले लें तो क्या हो, देखो इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ हाइड्रोजन से ऐसे, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें फ्लोरीन, तो क्या हो, ये मोस्ट रिएक्टिव है। बोलो ये क्या है, ये तो मोस्ट रिएक्टिव है, एक्सप्लोजन हो जाएगा। बोलो क्या हो जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि प्रोडक्ट बनना तो दूर, एक्सप्लोजन हो गया, प्रोडक्ट बना ही नहीं। फ्लोरोबेंजीन नहीं बना ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही हमने पढ़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ, आयोडीनेशन की, तो H हटा ये लगा, लेकिन इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। बोलो क्या सेटअप हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आई लग गया, यहाँ पे बिल्कुल लग गया। प्लस में साइड प्रोडक्ट बना, बोलो क्या बना साइड प्रोडक्ट, HI। क्योंकि देखो यहाँ पे H है, तो देखो H एक आई के साथ HI एक आई लग गया, है ना, जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे। लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन बोलो कैसी है। अब क्या करें, देखो रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये जो साइड प्रोडक्ट बना है ना HI, ये इसके साथ दोबारा रिएक्ट कर जाता है, I2 बन गया और H दोबारा लग गया, रिएक्शन फिर बैक चली गई। रिएक्शन पीछे क्यों जा रही है, इस HI की वजह से। अगर हम इस HI का कर दें ऑक्सीडेशन, क्या कर दें, तो क्या होगा, आपका H2O बनेगा। क्या बनेगा बोलो, H2O। प्लस में बोलो क्या बन जाएगा, I2। क्या बन जाएगा, I2। देखो कैसे, HI के 2 मोल थे यहाँ पे, HI को 2 बार लिख दो, हमारे हाथ में ही तो लिखना, 2 बार लिख दिया। अब क्या हुआ, I मिलके I2 बना, H2 इस O के साथ मिलके H2O बन गया, जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। परायोडिक एसिड हम इसमें डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, HiO4 डाल दिया हमने। परायोडिक एसिड जिसे कहते हैं वो डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डाला, तो इस तरह से H2O बनेगा, I2 बनेगा, और I2 बनेगा तो I2 तो यहां पहुंच जाएगा ना बेटा, और यहाँ पे पहुंचेगा I2 तो इसके साथ रिएक्ट थोड़ी ना करेगा, I2 तो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन बिकम मोर फॉरवर्ड, रिएक्शन और आगे चलती रहेगी। कहने का मतलब जब हम आयोडीनेशन करते हैं बेंजीन की, तो उस वक्त रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए हम बोलो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम साथ के साथ डालेंगे यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO4 पर आयोडिक एसिड। उसकी वजह से जो HI बनेगा, HI converted into I2 plus H2O and the I2 thus formed make the reaction more forward, उसको और ज्यादा फॉरवर्ड कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को तो हमने दूर कर दिया, आयोडीनेशन वाली को। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इजिली चल जाती है, आराम से बन जाता है, उसमें रिएक्शन बैक डायरेक्शन में नहीं जाती। आयोडीन क्योंकि लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन बैक डायरेक्शन में चली जाती है। फ्लोरीन के केस में दिक्कत आ गई, एक्सप्लोजन हो जाता है क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो अब क्या करें, अब हमें कोई ना कोई दूसरा पर्पस देखना पड़ेगा, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, हम कैसे बनाएं आपके फ्लोरोबेंजीन को। फ्लोरोबेंजीन को हम डायरेक्ट बेंजीन से तो बना नहीं पा रहे, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई दूसरा रिएजेंट चाहिए, दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे। जो दूसरी रिएक्शन बताई गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सप्लोजन हो गया, देखो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हम दूसरी रिएक्शन को यहाँ साइड बाय साइड लिख के आपको बता पाए। तो जो दूसरी रिएक्शन है जिसके द्वारा हम फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, वो जो रिएक्टेंट हमने यहाँ पे लिया, वो रिएक्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया एनिलीन। बोलो कौन लिया, एनिलीन हमने ले लिया, बेंजीन से तो बना नहीं पा रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने रिएजेंट डाला NaNO2 ओब्लिक में बोलो क्या, HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl, टेम्परेचर रखा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखो, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हुई, डाइजोनियम सॉल्ट बना यहाँ पे, देखो कुछ इस तरीके से,
मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा बन गया। बेंजीन डायजोनिक, ये बेंजीन है, डाई का मतलब 2 है, एजो का मतलब नाइट्रोजन है, ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड का मतलब Cl हो गया। तो नाम बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया। ठीक हो गया। अब हमने देखो क्या किया, जो भी ये हमारे पास सब्सटेंस बना, अगर हम इसमें यहाँ पे डाल दें HbF4, बोलो क्या डाल दें, HbF4 हमने डाल दिया तो क्या होगा, अब इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो H पॉजिटिव होता है, BF4 नेगेटिव होता है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव लेके चला गया, BF4 इसकी जगह आ गया, मतलब क्या बन गया बोलो हमारे पास देखो ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव, और बोलो यहाँ पे कौन आ गया, BF4 नेगेटिव, और ये बेंजीन रिंग है ही। उसके बाद सिंपली देखो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको हिट कर दिया। हिट करने के बाद क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ लिए, बोलो ये तो निकल गई नाइट्रोजन गैस, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास आए कोई नेगेटिव। अब नेगेटिव कौन आए, ये जो BF4 दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये BF4 दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, एक तो F नेगेटिव और एक BF3 के अंदर, तो F नेगेटिव बेंजीन से जा लगा यहाँ पे, और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट बोलो क्या बन गया, ये F लग गया यहाँ पे, और ये बन गया बोलो कौन, फ्लोरोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला यहाँ पे, BF3 निकला, प्लस और कौन सी गैस निकली थी, N2, यहाँ से N2 निकली, इसके क्लीवेज की वजह से BF3 निकला, और ये F नेगेटिव निकला। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्या कि सर ये जो आपने लिखा ना ये BF4 और ऐसे ऐसे लिख के, ये सर कुछ बताओगे आप हमें। तो मैं कहूंगा बेटा अभी तो सिखाया था आपको, देखो क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप 13 एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 13 एलिमेंट में मान लीजिए बोरोन है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मैंने लिखी थी कुछ, कि 1s2 और 2s2 और 2p1, ऐसा ही था ना बेटा। ये वैलेंशियल थी, वैलेंशियल में s में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक, आपकी 2s2p के बीच एनर्जी गैप कम है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके आपने देखा कि बोरोन के पास किसके पास बोलो, देखो ये हम ऐसे कर देते हैं, बोरोन के पास आपने क्या देखा, ये 3 बॉन्ड तो बना सकता है, देखो 1 2 3, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ ही बना के दिखा दिया तो BF3 बन जाएगा, लेकिन इसके पास एक बचेगा वैकेंट ऑर्बिटल, ये BF3 की स्ट्रक्चर है। BF3 की स्ट्रक्चर है तो इसमें मान लीजिए F नेगेटिव आ गया, तो F नेगेटिव क्या करेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये डोनर, ये एक्सेप्टर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बोलो क्या बन गया, BF4 नेगेटिव। लेकिन ये आया कहां से, मान लीजिए हमने डाल दिया था NaF, तो Na पॉजिटिव था, F क्या था, नेगेटिव, तो बना क्या, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये तो बन गया आपके पास BF4 नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है किस पे होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लिए किसने है, फ्लोरीन ने लिए हैं ना, किसने लिए हैं, F नेगेटिव ने तो दिए, बोरोन ने लिए हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये F के ऊपर नहीं, ये B के ऊपर है, और साथ के साथ पॉजिटिव काउंटर आए, बोलो कौन था यहाँ पे, Na, तो Na पॉजिटिव हो गया, BF4 नेगेटिव हो गया। कहने का अभिप्राय क्या था, ये जो BF4 नेगेटिव है ये कैसे बना था, ये BF3 और F नेगेटिव के बीच इंटरेक्शन से बना था, तो जब ये दोबारा टूटेगा तो क्या दोबारा चीज बनेगी, BF4 वाली जो टूट गया तो यही दो चीज तो अलग होंगी ना, एक BF3 और दूसरा क्या था, F नेगेटिव। तो जब यहाँ पे क्लीवेज हुआ, हमने हीट किया, तो जो BF4 जब ब्रेक डाउन हुआ तो BF3 दोबारा से निकल गया, F नेगेटिव आ गया, F नेगेटिव का बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक हुआ, फ्लोरोबेंजीन बन गया। रिएक्शन कहलाई बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन, बोलो क्या कहलाई, ये रिएक्शन है बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन। तो बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन के द्वारा क्या बन जाता है, बोलो फ्लोरोबेंजीन। और स्टार्टिंग कहां से की हमने, एनिलीन से, बोलो कहां से ली, या आप डायरेक्ट बाल्ज-स्कीमान लिखे ना हम रिएक्शन, तो सिर्फ यहां से लिख देते हैं, बुक्स में आपने देखा होगा, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला लेते ही नहीं है, यहां से ले लेते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से चलते हैं तभी हमें सारी बातें समझ में आती है। ऊपर वाली थी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, टेम्परेचर 0 to 5 ही चाहिए, अगर 5 से ज्यादा आपने टेम्परेचर कर दिया तो टूट जाएगा, मीडियम में वाटर है, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ये नाइट्रोजन गैस निकल गई, इस बेंजीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे OH नेगेटिव अटैक कर देगा वाटर से, और फिनोल बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, फिनोल। हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते ना हम ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ताकि ये जो कंपाउंड है ये स्टेबलाइज रहे, ये स्टेबलाइज सिर्फ 0 to 5 डिग्री के बीच में ही रहता है, मतलब 5 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा किया, अगर मैं यहाँ पे लिख देता ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस तो हम इसको नहीं लिख सकते थे, हम यहाँ पे फिनोल लिखते हैं, बोलो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, फिनोल। क्लियर होगी बेटा बात, आ गई समझ में, किसी को यहां तक कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकता है।
यहाँ तक कोई डाउट? अभी आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा एल्काइल हैलाइड के बाद कि एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। एराइल हैलाइड जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो बेंजीन के ऊपर हमें 4 तरह के हेलोजन लगाने थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कहां पे रिएक्शन बड़ी आराम से हो गई आपने देखा, क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन में देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर द अकरेंस ऑफ दीज क्लोरीनेशन और द ब्रोमिनेशन रिएक्शन। लेकिन आपने देखा फ्लोरीनेशन में हमें दिक्कत आती है, वहां पे हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता है ड्यू टू द वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, एक्सप्लोजन हो जाता है, प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता। इसीलिए फ्लोरोबेंजीन को फिर कैसे बनाए, उसको बनाया गया बाल्स-कीमन रिएक्शन से। फिर हमने इधर देखा कि आयोडीनेशन में भी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि प्रोडक्ट बनने की? नो, प्रोडक्ट तो बन जाता है लेकिन लो यील्ड में बनता है, कम मात्रा में बनता है। उसकी यील्ड कैसे इंक्रीज करें? रिवर्सिबिलिटी को डिक्रीज कर दें, रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ना जाने दें। तो रिवर्स डायरेक्शन में जाने से कैसे रोकें? जो HI बना था उस HI को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि HI अगर रहा उसी कंटेनर में तो जरूर रिएक्ट करेगा आयोडोबेंजीन के साथ। तो इसलिए हमने क्या किया था, बाहर से क्या डाल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO4 मैंने बताया। और आप नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर I2 बनता है, और I2 बनते ही वो रिएक्शन को तो और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला देता है। तो इस तरीके से आपने फ्लोरोबेंजीन भी बना लिया, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन भी आपने देखा। और क्लोरीनेशन के केस में आपने एक चीज पहले ही देख ली थी कि आप ये जरूर ध्यान रखना एग्जाम में कि जब आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो उस वक्त Cl2 में AlCl3 ही लिखना है, एनहाइड्रस। आप Cl2 में लाइट मत लिखाना, नहीं तो BHC बन जाएगी। क्या बन जाएगी? BHC। ठीक है बेटा, आगे बात यहां तक समझ में? और कुछ पूछना हो यहां तक? और आज कराएं या नेक्स्ट टाइम बताओ? बोलो बेटा। किसी को कोई डाउट तो वो खड़ा होके पूछ सकता है। किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछे। अपने नोट्स पहले बना लेना। हाँ, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताना भूल गया था, आपके जितने भी यूनिट हैं, जैसे ये ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन चला हुआ है, एल्काइल हैलाइड के जितने भी वीडियो लेक्चर आपको दे रखे हैं, आप उनको देख के अपने नोट्स बना के अपने रजिस्टर के साथ ही सामने बैठा करें। नोट्स है ना सभी के पास? अपने पूरे नहीं बनाए हैं तो बना लेना आज घर पे जाते ही साथ। ठीक है बेटा, आपके पास आपके नोट्स होने ही चाहिए। नहीं तो फायदा क्या, जो आपको पहले हमने वीडियो लेक्चर बना के दे दिए, जो आपके पास है ऑफलाइन मोड में, जो आप हमारे पास यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसका आपको पूरा 100% बेनिफिट कब मिले? जब मेरे द्वारा ही बोली हुई वो चीजें आप पहले से ही सुन के आए, अपने नोट्स बना के आए, है ना, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। फिर आप सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। तो इसलिए अपने नोट्स पूरे कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आपके पास आपके पूरे एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के नोट्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना है, अब आप जा सकते हैं। आप में से जो बच्चा absent था ना, कोई नहीं आया था किसी दिन, तो उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं हमने, अपने देख लेना कि कौन से दिन हमने क्या पढ़ाया था।